हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So today we are going to continue our chapter 5 we was doing. So chapter 5 का आज हम part 4 करने वाले हैं और I think it will be our last part for this chapter. So we are going to start from separation of solids from its solution. So solids का उनके solution से हम उनको कैसे separate कर सकते हैं, कैसे हम अलग कर सकते हैं, इसमें हम आज स्टडी करेंगे. If you add a spoonful of common salt or sugar to a glass of water, you get a solution. अगर आप एक गिलास के पानी के अंदर आप जो है थोड़ा सा एक चम्मच सॉल्ट है या फिर एक चम्मच शुगर है डाल दोगे तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा. दिस इज़ अ फिजिकल चेंज एज द सॉल्ट और शुगर कैन ईजिली बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन. और ये जो चेंज आया है, आपने सिंपल पानी के अंदर सॉल्ट या शुगर ऐड किया है, वो जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो है पानी पहले जो था प्लेन था, अब या तो उसका सॉल्टी टेस्ट आएगा या फिर जो है स्वीट टेस्ट आएगा, उसमें आपने क्या डाला उसके अकॉर्डिंग. तो ये जो है ये चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप इसको वापस से रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि उस सॉल्यूशन में से आप जो है सॉल्ट और शुगर को वापस से गेन कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो. लेट अस लर्न सम मेथड टू सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. तो अब सॉलिड से सॉल्यूशन से कैसे, सॉलिड्स को सॉल्यूशन से कैसे अलग करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं, हम इसके कुछ मेथड्स देखेंगे. First we have a do you know point. The process by which a solute get dissolved in a solvent is called dissolution. So वो process जिसमें कोई भी solute है, solute मतलब जो आप चीज़ मिला रहे हो, और solvent मतलब जो जिसमें आप चीज़ मिला रहे हो. So अगर हम लेते हैं एक गिलास पानी और उसमें हम मिलाते हैं शुगर, तो शुगर हो गया solute और वाटर हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर है उस शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा. सो इन दोनों को अगर आप जो आपस में डिज़ोल्व करते हो, घोलते हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिज़ोल्यूशन. ठीक है, घोलना. फर्स्ट मेथड है हमारे पास सॉलिड्स को सेपरेट करने का, वो है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मतलब भाप बना के जो है अलग करना, वाष्पीकरण, जिसको हम हिंदी में टिपिकल वर्ड जिसका मीनिंग आता है. सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन. कोई भी सॉलिड है उसके अंदर, या जैसे कोई भी वाटर सॉल्यूशन है उसके अंदर से आप जो है कोई भी सब्सटेंस को अलग करने के लिए क्या यूज़ करते हो, इवेपोरेशन मेथड यूज़ करते हो. If you boil the solution until the water goes off, you will get the solid in the form of residue. अगर आप पानी को तब तक बॉईल करते हो, तब तक उबालते हो, जब तक कि जो पूरा पानी है वो उड़ नहीं जाता, तब उसके बाद है आपको जो है सॉलिड का फॉर्म है वो बचे उसमें मिल जाएगा, रेजिड्यू की फॉर्म में मिल जाएगा. The temperature at which given liquid starts boiling, it's called its boiling point. अब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड है वो उबलना शुरू कर देता है, बॉईल करना शुरू कर देता है, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. मतलब मान लो हमने पानी लिया, पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होना शुरू हो गया, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया. अब मान लो आपने कोई और लिक्विड लिया, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑयल लिया, ऑयल बॉइलिंग होने के लिए कुछ और टाइम टेम्परेचर लेता है, तो जो टेम्परेचर आप स्केल के अंदर देखते हो, तो जिस पे वो बॉईल करना स्टार्ट हो, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. Once a liquid attains its boiling point, temperature stops increasing and remains constant. अब एक बार अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तक वो जो टेम्परेचर पहुंच जाता है, उस पॉइंट तक पहुंच गया, मान लो वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, तो उसके बाद है पानी का टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे इंक्रीज़ होना वो रुक जाएगा, वहाँ तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ होगा, उसके बाद है वो कांस्टेंट हो जाएगा, 100 डिग्री रहेगा. इवेपोरेशन मेथड इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट डिजॉल्व इन सी वाटर. अब इवेपोरेशन मेथड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, इवेपोरेशन मेथड से जो सी वाटर है उससे सॉल्ट गेन किया जाता है, सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन. The purest solid from a substance having a definite geometrical shape is called crystal. अब जो है प्योरेस्ट सॉलिड होते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं सॉलिड की, उनकी एक अपनी एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कभी मिश्री की डली देखी होगी, तो मिश्री की जो शेप है वो एक स्पेसिफिक ऐसे कुछ करके जो है रॉक जैसी कुछ होती है, हार्ड होता है, वो एक उसका अलग ही अपना शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है. इस टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टल. If you observe a sugar granule, you will find that
इज़ अ स्मॉल क्यूब। अगर आप एक शुगर का जो दाना है वो लोगे तो उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि उसका शेप कैसा होता है, क्यूब शेप होता है। छोटा सा जो दाना अगर आप लोगे शुगर का, उससे आप देखने पे आपको पता चल जाएगा। दीज स्मॉल क्यूब्स आर कॉल्ड शुगर क्रिस्टल। और ये छोटे छोटे क्यूब्स है, इनको क्या बोलते हैं हम? शुगर क्रिस्टल बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड commonly known as table salt also exist in nature in the form of crystal। अब सोडियम क्लोराइड जो होता है, जिसको हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो भी क्या होता है? क्रिस्टल होता है अपने नेचुरल फॉर्म में। नेचुरल फॉर्म में हमको जो है क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। आजकल हमारे पास पैकेजिंग में आने लग गई, जैसे टाटा सॉल्ट, सूर्या सॉल्ट वगैरह, बहुत सारे सॉल्ट हमको मिलने लगे हैं मार्केट में। लेकिन जब इनको बनाया जाता है तब ये क्रिस्टल फॉर्म्स में ही बनते हैं। उसके बाद उनको तोड़ा जाता है, उनको क्लीन किया जाता है मशीनरी से, और उनके अंदर आयोडीन मिक्स करके फिर उसको पैकेजिंग करके हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है, पैकेज जो नमक होता है। लेकिन अगर आज भी अगर आप गाँव में जाओगे जहाँ पे खुला नमक मिलता है, तो वो खुला नमक है, जैसे कि रॉक सॉल्ट हो गया खास करके, वो डलियों के फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। The process of forming crystal of a solid substance from its solution is called crystallization। अब किसी भी जो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्रिस्टल बनाते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का, उसके सॉल्यूशन से, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। अब क्योंकि हमको पता है क्रिस्टलाइजेशन जो क्रिस्टल बनेंगे वो सॉल्यूशन में बन रहे हैं, तो किसी सॉल्यूशन में कोई जो है सब्सटेंस है वो अपने क्रिस्टल फॉर्म में आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। लेट अस लर्न हाउ द क्रिस्टल्स ऑफ टेबल सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। अब हम मेथड देखेंगे कि हम टेबल सॉल्ट के जो क्रिस्टल है वो कैसे बना सकते हैं। डिज़ोल्व सम सॉल्ट इन बॉइलिंग वाटर। कुछ पानी के अंदर, बॉइलिंग वाटर के अंदर आपको थोड़ा सा सॉल्ट मिलाना है। मोर यू हीट द वाटर मोर द सॉल्ट डिज़ोल्व। जितना आप गर्म करोगे पानी को, उतना जो है जो सॉल्ट है उसके अंदर घुलता जाएगा। डिज़ोल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट इज़ पॉसिबल इन द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। और जितना अमाउंट आपका पानी है उसके अंदर जितना ज़्यादा आप सॉल्ट मिला सकते हो, जितना ज़्यादा सॉल्ट आप डिज़ोल्व कर सकते हो, आपको उतना वो करना है डिज़ोल्व। नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर कर लेना है, छान लेना है। इट रिमूव इम्प्योरिटीज़ दैट आर नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। और छानने से और बॉयल करने से क्या होगा? जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितनी भी जो गंदगी है उसके अंदर, सारी की सारी निकल जाएगी जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि अब सिर्फ जो है डिज़ोल्व होने वाली चीज़ें बच जाती है पानी के अंदर, इसको ऐसा करने पर। कीप द सोल्यूशन इन अ कोल्ड प्लेस एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स। अब उसको जो हमने जो उसको फ़िल्टर किया है, उस फिल्टरेट को हमको कोल्ड प्लेस पर रखना है और थोड़े घंटों के लिए उसको बिना छेड़े उसको ऐसे ही रख देना है। यू विल ऑब्जर्व क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट फॉर्म एट बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। अब थोड़े घंटों बाद आप देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो उसकी बॉटम है, जिस भी बर्तन में आपने डाला था, उस वेसल के नीचे तले पे जो है कुछ सॉल्ट के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इफ़ यू कीप द सॉल्यूशन इन एन आइस बाथ क्रिस्टल फॉर्मेशन विल स्पीड अप। अगर आइस बाथ में रखते हो, बहुत ठंडे आप जैसे रेफ्रिजरेटर में रखते हो, तो जो है आपकी क्रिस्टल बनने की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी क्रिस्टल बन जाएंगे। पहले अगर आपका जो है क्रिस्टलाइजेशन जो नॉर्मल, अगर आपने नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रखा था तो 5 घंटे में हो रहा, तो एकदम जो है चिल्ड आउट आप एरिया में रखोगे तो वो है आई थिंक 3-4 आवर में से हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द सॉलिड। अब क्रिस्टलाइजेशन है, उसका फ़ायदा क्या है? क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है सॉलिड की, वो हट जाती हैं, सारी की सारी रिमूव हो जाती हैं। इसीलिए जो रॉक सॉल्ट मिलता है, जो सेंधा नमक जो होता है, वो और उसमें क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, और उसको जो नॉर्मली पैकेजिंग में लोग कम लेते हैं, हमको अगर कहीं पे बाहर अगर रॉक फॉर्मेट में मिलता है, क्रिस्टल फॉर्मेट में मिलता है, तो भी हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में जो सॉलिड होता है वो प्योर फॉर्म में होता है अपने। Therefore, the salt crystals obtained by this method are free from any undesirable objects or impurities। तो जो सॉल्ट क्रिस्टल ऐसे बनते हैं, जैसे जो इवेपोरेशन से जो सी वाटर से जो सॉल्ट आता है, उसके अंदर जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेट में बनता है, इसलिए उसके अंदर जो अनडिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं या इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है, वो नहीं होती है। हाँ, अगर बाद में ऊपर से आ जाए तो वो अलग चीज़ है। Crystals of copper sulfate can be obtained by preparing its solution in which no more copper sulfate can be dissolved। अब है, अगर हम चाहें तो हम जो है कॉपर सल्फेट होता है उसके भी क्रिस्टल्स बना सकते हैं। अब उसके क्रिस्टल बनाने के लिए हमको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर और कॉपर सल्फेट हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। हीट द सॉल्यूशन एंड लीव इट ओवरनाइट। उसके बाद हमको जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको जो है गर्म करना है, हीटअप करना है, और उसको एक रात के लिए, पूरी रात के लिए छोड़ देना है बिना डिस्टर्ब किए हुए।
नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल फाइंड ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, और अगले सुबह आपको बहुत सुंदर से ब्लू कलर के जो है क्रिस्टल्स मिलेंगे कॉपर सल्फेट के, सेपरेटेड आउट एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन के बॉटम के अंदर आपको अलग जो है दिख जाएंगे। आप देख सकते हो पिक्चर है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, बहुत सुंदर सा प्रिटी सा दिख रहा है ब्लू कलर का। द एंशिएंट नेम ऑफ कॉपर सल्फेट आर ब्लू वाइट्रल और एंड ब्लू स्टोन। अब पुराने टाइम में जब कॉपर सल्फेट का ये साइंटिफिक नेम कॉपर सल्फेट नहीं पड़ा था, तब जो है कॉपर सल्फेट को ब्लू वाइट्रल या फिर ब्लू स्टोन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका कलर कैसा था, ब्लू। कॉपर सल्फेट पेंटहाइड्रेट इज़ फ्यूगिसाइड, अ केमिकल सब्सटेंस यूज टू किल फंगस। अब कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट पेंटहाइड्रेट है, जो कि एक इसका एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट का, वो है एक फ्यूगिसाइड होता है, मतलब फंगस वगैरह को मारने में काम आता है। मिक्स्ड विद लाइम इट इज़ कॉल्ड बोरोडेक्स मिक्सचर। अगर इसको लाइम के साथ, चूने के साथ उसको मिक्स करेंगे तो उसको हम बोरोडेक्स मिक्सचर बोलेंगे। विच इज़ यूज टू कंट्रोल फंगस ऑन फ्रूट ट्रीज़। जो फ्रूट ट्रीज़ हैं उन पे फंगस जो लग जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है बोरोडेक्स मिक्सचर है वो काम में आता है। और बोरोडेक्स मिक्सचर किससे बनता है, कॉपर सल्फेट की कॉपर सल्फेट पेंटहाइड्रेट, जो कॉपर सल्फेट का एक कंपाउंड है, उससे बनता है। We have awesome fact, and before we have left one topic, do you know topic हमारा छूट गया था एक, let's continue this। प्रफुल्ल चंद्र रॉय। सो प्रफुल्ल चंद्र रॉय है, उनके बारे में है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय इज़ वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस। इंडिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट में से एक थे प्रफुल्ल चंद्र रॉय, और उनका लाइफ स्पैन था 1861 से 1944 तक का। He started his career as an assistant professor of chemistry in प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे वहाँ पे। ही इज़ द फाउंडर ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, और वो बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स से उसके फाउंडर, उन्होंने उस कंपनी को बनाया था। द फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जो कि इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब जो केमिकल्स या फिर दवाइयाँ वगैरह जो बनाती है वो कंपनी होती है। डॉक्टर रॉय पब्लिश्ड एन इम्पॉर्टेंट पेपर ऑन द प्रिपरेशन ऑफ अ स्टेबल केमिकल कंपाउंड मिरेकुलस नाइट्रेट। और जो डॉक्टर रॉय थे उन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट पेपर पब्लिश किया जो कि एक स्टेबल केमिकल कंपाउंड है मिरेकुलस नाइट्रेट, उसके प्रिपरेशन के बारे में थी। This investigative papers on nitrate and hyponitrate of different metals and other compounds। और ये जो है मिरेकुलस नाइट्रेट था वो क्या कर रहा था, उसके अंदर जो उसके अलावा जो उन्होंने मिरेकुलस नाइट्रेट किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेट पेपर्स थे नाइट्रेट के ऊपर और हाइपोनाइट्रेट के ऊपर भी उन्होंने जो है सबमिट किए थे। डिफरेंट मेटल एंड अदर कंपाउंड्स, जो कि है अलग अलग जो है अलग अलग कंपाउंड्स के और मेटल्स के हाइपोनाइट्रेट्स थे। अलग अलग मेटल्स और अलग कंपाउंड के नाइट्रेट्स और हाइपोनाइट्रेट्स के बारे में उन्होंने पेपर लिखे थे। मतलब ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोइट एंड वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी से काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस थे इन पे, महात्मा गांधी का काफ़ी असर हुआ था, और पेट्रोइट थे, देशभक्त थे। डॉक्टर पीसी रॉय इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज़। और डॉक्टर पीसी रॉय को, प्रफुल्ल चंद्र रॉय को जो है इंडिया का जो मॉडर्न इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का फादर मानते हैं। जैसे जो है महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, वैसे ही डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय है, उनको फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का जो है वो मानते हैं। मॉडर्न इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का जो है फाउंडर है वो कौन है, फादर किसको माना जाता है, डॉक्टर पीसी रॉय को। नेक्स्ट हमारे पास एक है ऑसम फैक्ट, लेट्स सी। इफ़ यू वांट टू protect the parts of house which contain iron or alloy, you can use coating to control the rust। अब हमारा जो हाउस के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जो है बहुत सारा आयरन या फिर अलॉय, जो है अलॉय मतलब जो मेटल की चीज़ें हैं उनसे बने जो है चीज़ें रहती हैं। अगर आप इनको बचाना चाहते हो तो उन पे है एक कोटिंग करनी होती है जिससे कि वो रस्ट से बच सके, जंग नहीं लगे उन पे। यू कैन अप्लाई वार्निश, लेकर और इवन
पेंट टू मेक द आयरन एंड अलॉय रेजिस्ट टू ऑक्सीजन रिएक्शन। अब है आप उनके ऊपर जो है लेकर मतलब लाख है या फिर वार्निश जो पॉलिश जिसको बोलते हैं या फिर पेंट है उसका पर एक कोट वगैरह लेयर वगैरह चढ़ा सकते हो, जिससे कि जो अलॉय है, अलॉय मतलब जो मिक्स मेटल है वो और आयरन है वो रेजिस्ट कर सके, ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर पाए। ऑक्सीजन रिएक्शन रेजिस्ट कर पाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगी तो मतलब जंग नहीं लगेगी, और जंग नहीं लगेगी तो आयरन ख़राब नहीं होगा। सो ये ऑसम फैक्ट है। हाँ, हम करते हैं हमारे घर में जो दरवाजे वगैरह होते हैं उनको रस्ट से बचाने के लिए हम उन पर पेंट वगैरह करते हैं। लेट्स डू इट। अब हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। देखिए, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफेबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की आइडेंटिफेबल यूनिट है वो क्या होती है? एटम होती है। किसी भी एलिमेंट का अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखो जिसका पहचान सकते हो तो वो है एटम। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ रिलीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी निकलती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड इज़ कॉमनली नॉन एज टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट है, उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट मतलब हमारा साधारण नमक जो होता है वो, तो उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आपका होमवर्क क्या है? आपको जो एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज है, वो आपको इसके अंदर से जो है क्वेश्चन आंसर्स के सर्च करने हैं। बुक एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी है। और बुक एक्सरसाइज सॉल्व करने का फ़ायदा यही है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ योर होमवर्क। आपका जो एक्सरसाइज है वो आपको करना है सॉल्व बुक के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।